तो हेलो एवरीवन, आज से हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव्स प्रश्नों को। तो इसमें देखिए सारे प्रश्न काफ़ी आसान होंगे और यदि आप इस ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं तो इसी ऑब्जेक्टिव से आपके परीक्षा में जो है क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 करके लाएंगे और सारे प्रश्नों को लगभग लगभग इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं, जो भी प्रश्न बनते हैं, यानी लगभग हम 100 प्रश्नों को कर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में पहला प्रश्न। तो दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 है कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो देखिए सबसे पहली बात तो आप याद ही कर लीजिए, इसको याद रहता है। प्रश्न संख्या 1 का हम बता रहे हैं उत्तर। तो सहअभाज्य संख्या का मौसा जब भी पूछे, मौसा मतलब क्या होता है? HCF, है ना जी। तो HCF पूछ रहा है, तो सहअभाज्य संख्या का HCF अगर हम निकालें तो ये 1 होता है। अब देखिए सहअभाज्य संख्या क्या होता है? दो संख्याओं का जब HCF 1 हो तो उसे सहअभाज्य संख्या का, देखिए जैसे 13 और 15, इनके बीच कुछ कॉमन है क्या? नहीं। इसके ये क्या हो गया? सहअभाज्य संख्या हो गया। 2 3 ये सब क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, इसका HCF क्या होता है? 1 होता है। तो सहअभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? 1 होता है। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। तो देखिएगा इसमें ये भी काफ़ी आसान है और इसमें दिया गया है क्या? हम लोग अब तो क्या देखेंगे? दूसरे प्रश्नों को, है ना। तो इसमें दिया गया है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा क्या होगा? यानी एलसीएम पूछ रहा है। देखिए दो संख्या आप जानते हैं, देखिए ये हम लोग जानते हैं। ये देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, हमको पता है। क्या आप जानते हैं कि दो संख्याओं का, देखिए हम पूरा बेसिक बताएंगे, जो कमज़ोर बच्चे हैं मैथ में उनको भी समझ में आएगा। का गुणनफल बराबर क्या होता है? LCM गुने HCF। यानी दो संख्या क्या हो सकता है? A गुने B बराबर LCM गुने HCF, है कि नहीं? तो देखिएगा, तो देखिए क्या आ गया? दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ये दोनों का गुणनफल कितना दिया है? 2166 दिया गया है। और जो भी प्रश्न है लगभग लगभग सारे प्रश्न कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। और एलसीएम कह रहा है एवं उनका मौसा कितना है? मौसा एलसीएम निकालना है। मौसा कितना दिया है आपको? 19। ये 19 दे दिया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। आसान है ना, देखिएगा। तो यहाँ पे अपना बन गया, यहाँ से एलसीएम निकालते हैं अगर, तो देखिए 2166 बाई क्या आ जाएगा? 19 यहाँ आ जाएगा ना। तो आप भाग दीजिए, 19 एकम 19 दे दिया, तो इसमें क्या बचा? 2। इस पे चला गया तो ये हो गया कितना बताइए? 2, मतलब इसमें 2 बचा, 26 हो गया। फिर 19 एकम 19, तो अब इसमें क्या बचा बताइए? 7। तो ये क्या हो गया? 76, यानी 19 चौके 76। तो आपका ये मान कितना आ गया? 114। अर्थात आप कह सकते हैं एलसीएम का मान कितना आ गया? 114। आसान है ना, मैंने इसी तरह लिख दिया। तो काफ़ी आसान प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। तो तीसरा प्रश्न भी काफ़ी आसान है। देखिए यदि दिया हुआ है 2 पे पावर 3 गुने 5 और b बराबर ये दिया है, तब लॉसा पूछा, यानी एलसीएम पूछ रहा है आपको। तो चलिए देखते हैं। यानी देखिए क्या दिया है, पहले वो देखिए, तीसरे की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें दिया क्या है? a बराबर 2 पे पावर 3, है ना, और 3 गुणित 5 है। और b क्या दिया है आपको? बोलिए 2 पे पावर 4 गुणित 5 और गुणित 7। तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब क्या? कि अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ में उपस्थित सबसे बड़ी घात का गुणनफल और उसके अलावा बचे सभी का गुणनफल। यानी अभाज्य गुणनखंड में उपस्थित सबसे बड़ी घात क्या है? ये दोनों उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ में उपस्थित सबसे बड़ी घात का गुणनफल, उसके अलावा जो बचा सबका। जिसमें बड़ी घात कौन? 2 पावर 4 ये ले लिया, और उसके अलावा ये भी तो है दोनों में, 5 भी तो दोनों में, इसमें से एक ही पावर दोनों पे है, तो आप एक 5 लीजिए। और इसके अलावा क्या बचा? 3 गुणित 7। तो देखिए 2 पावर 4 का मतलब क्या हो गया आपका? 16, है ना। और उसके अलावा 5 गुणित 3 गुणित 7, 16 पंचे 80 गुणित 7 21, है ना। अब हम लोग 80 को 21 से गुना कर लेते हैं। 80
21, जीरो यहाँ हो गया, ये 8 हो गया, ये 0 हो गया, दूना 16 हो गया, यानी 0, 8 और 600, 1680। देखिए 1680, तो ये क्या आ गया 1680। तो ये देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो काफ़ी आसान है कि नहीं, आप ही बता दीजिए। उस समय 114 आया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या चौथा। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। दिया गया है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या दिया है देखिए, समझिएगा बात को, क्या दिया हुआ है। दिया है कि n एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं। यानी ये बात कि m जो है ये एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का मान क्या होगा, यानी m की जगह पे क्या रखना होगा, कोई विषम पूर्णांक। अब देखिए सब कुछ चेक कीजिएगा, आप ऐसे चेक कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका है, m की जगह पे आप तीन तीन ले लीजिए, और जो भी आपका विषम पूर्णांक है वो 1, 3, 5 ये सारा ले सकते हैं। यानी आप ऐसा समझिए कि m के स्थान पे कोई ऐसा मान, अगर सम संख्या विषम संख्या कुछ भी रखें, लेकिन यहाँ पे उसको क्या कर दे, इसको जोड़ने या इसको घटाने पर जो भी दिया गया इसके आसपास उसको विषम कर दें। तो देखिए पहला देखिए, आप इसी द्वारा पहले समझिए, आप ए में है 4m + 2। अब यहाँ पे 2 भी रह सकता है, वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे। देखिए अगर हम m के जगह पे रखते हैं 1, अभी विषम रखा समझिए, तो 2, 4 + 2 ये 6 आ गया। अगर हम रखते हैं सम, यानी अगर रखते हैं गुने 2, तो ये देखिए 4 दूना 8 + 2 यानी 10। तो देख लीजिए ये सम पूर्णांक है, पता है आपको। और ये देखिए, और यहाँ पर भी आप रखिएगा, कुछ भी रखिएगा, देखिए 4 है, 4 गुने 1 रखिएगा +4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे कोई विषम रखते हैं, आप सम रखते हैं, तो फिर भी क्या हो जाएगा, आपको सम ही आ जाएगा, 4 दूना 8 और 4 12। लेकिन ये देखिए सी वाला देखिएगा, 4m है ना, अगर 1 रखते हैं +1 करते हैं तो 4 + 1 5 आया। और चाहे आप विषम भी रख लें या सम भी रख लें, देखिएगा यानी 4 गुने 2 + 1 है ना, 4 दूना 8 और 1 9, यानी हमेशा क्या आएगा, विषम ही आएगा। देखिए आप कुछ भी रखिएगा, कुछ भी m की जगह पे रखिए, सम संख्या रखिए या विषम रखिए, वो क्या ला देगा आपको, विषम पूर्णांक। इसलिए कहता है कि m एक क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक। इसलिए आपका कौन सही होगा, यानी m के स्थान पे कोई भी रखिए, 1 2 3, कोई संख्या 1 2 3 तक रखिए, आप चेक कर सकते हैं किसी का विषम। अगर सम पूछता तो ये दोनों सही था, और ये विषम पूछा है तो ये सही है, क्योंकि देखिए 2 रखिएगा 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, 1 रखिएगा तो 4 1 5 हो जाएगा, 3 रखिएगा 7 12 1 13 हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, काफ़ी आसान है। और भी तरीके हैं इसको बनाने के, और ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो ये तो काफ़ी आसानी है कि नहीं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या है, आपको आपत्ति है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए। आप पता है आपको ना, अभाज्य संख्या क्या होता है, कि वह संख्या जो केवल और केवल किससे कटे, 5 नंबर की बात करें, जो केवल खुद से और 1 से भाग लग जाए, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। सबसे अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, क्योंकि इसमें देखिए एक नहीं होता, एक एक विषम संख्या है कि नहीं। क्योंकि देखिए मतलब एक में सिर्फ एक ही से लगा सकते हैं, लेकिन अभाज्य संख्या कहता है कि हमसे, और लेकिन इसमें हमसे होता है और 1 से। तो इसमें देखिए 2 को 2 से लगा सकते हैं भाग, और 2 को 1 से लगा सकते हैं। मतलब उसका जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 हो, ऐसे समझ, जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 हो, यानी 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 1 गुने 2। जिस तरह 5 का देखिए आप 5 गुने 1, इस तरह से आप बोल सकते हैं। या 3 का देखिए आप 3 गुने 1, तो 2 अभाज्य गुणनखंड हुआ ना, लेकिन 1 का देखिए 1 ही होगा ना, 1 के 1 गुने लिखे तो 1 ही होना है। तो यानी इसका अभाज्य गुणनखंड, जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 हो उसे, जिसका गुणनखंड 2 हो यानी, तो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जो खुद से भाग लगे और 1 से भाग लगे। इसलिए इसमें कौन है, मतलब जिसको कोई काट ना सके, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। तो ये 13, हम थोड़ा डिटेलिंग में जा रहे हैं, समय लगेगा, लेकिन आप चीज़ों को समझ जाइएगा, समझे ना। अब देखते हैं 6, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जानते हैं, जिसे पिवट क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए √17 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 है कि नहीं। तो 7 में क्या है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात बताना है। तो चलिए देखते हैं, 7 का है 144, इसके अभाज्य गुणनखंड में किसका देखना है। देखिए अलग प्रश्न है, 2 का घात देखना है, यानी 2 से भाग लगाते हैं यहाँ, तो 7 और 2 यहाँ से लगाएंगे फिर से 2 से, तो ये 3 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 12 6 दूना 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 बचा, इसमें 1 8 दूना 8 हो गया, 8 दूना 36, 2 यहाँ 9। अब देखिए यहाँ 3 और 3, 2 का घात देखना, 1 2 3 4, यानी 2 पे पावर कितना हो गया, 4।
तो कह रहा था ना 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का कितना घात है 4, ये 4 नहीं हुआ, तो ये वाला उत्तर सही हो जाएगा 4। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 है कि नहीं। तो 8 में क्या है कि निम्नलिखित में 8 नंबर प्रश्न दिया गया है आपको, ये वाला देखिएगा। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या आपको पता होना चाहिए कि जिसे पिवट के रूप में लिखा जा सके। यानी ये बात कि देखिए यही पहला ही तो परिमेय है, रूट 1 गुने 1, रूट 1 क्या है परिमेय है ना, क्योंकि 1 गुने 1 तो लिख सकते हैं ना इसको, यानी ये बाहर निकल गया, और साथ में 144 12 का आप जानते हैं, यानी इस प्रकार से अगर दिया हुआ तो क्या हुआ 144 का 12 गुने 12 लिख सकते हैं ना, तो ये 12 निकल गया है ना। तो ये हो गया आपका, यही तो हो गया आपका परिमेय संख्या, क्योंकि ये तो अपरिमेय है, निकलेगा ही नहीं, 32 निकलता नहीं, ये तो अपरिमेय है ही। अब देखते हैं 9 नंबर प्रश्न को, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 9 क्या है, कौन सा अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या तो देख लीजिए इसमें 91 कटता है 213 है ना, ये अभाज्य, ये भी भाज्य है 41 है ना, ये अभाज्य संख्या है, देखिए किसी से नहीं भाग लगेगा तो ये अभाज्य है ना, सब में तो भाग लगना ही है, मतलब एक से अधिक होगा इसमें, क्योंकि इसमें किसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है, तो अशांत है, अशांत आवर्ती देखना है, तो देखिए आप मतलब सबका चेक करना पड़ेगा आपका दशमलव प्रसार, जिसका मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड क्या हो, हर का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में हो 2n गुने 5m के रूप का अगर हुआ तो वो क्या होगा, वो संख्या जो होगा वो अपना मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा वो क्या होगा अशांत होगा। चलिए 50 का चेक करते हैं, तो देखते हैं 2 25 5 यानी 2 पे पावर 1 गुने 5 पे पावर 2 आ गया, यानी यह क्या है शांत है। चलिए दूसरा देखते हैं, बी देखते हैं 39 है, नीचे 243 है, तो 243 का चेक कर लेते हैं, तो आपका यहाँ पे 3 से अगर लगाते हैं 3 8 24 3 एकम 3, अब लगाते हैं कितना से, अब देखिए 3 आया तो इसका मतलब तो बात खत्म हो गया, इसको चेक ही नहीं करना, क्योंकि 2 गुने 5 हमको लाना है। चलिए 1600, तो यानी मतलब अशांति ने खोज रहा है, तो हम तो अब आगे नहीं बढ़ेंगे, अशांत तो हो गया, ऑप्शन ही वाला तो है क्या, बात तो हो गया ना। आप इसको चेक कीजिएगा तो ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा, क्योंकि आपको समय तो बचाना है ना किसी तरह से चीज़ों को, और आप देख लीजिएगा वो भी शांत होगा। इसमें देखिए 16 में 2 ही आएगा या 5 ही आएगा, इसमें तो 5 ही और 2 ही आएगा, यानी अगर 5 भी आता है, अगर ओनली 5 भी आता है या ओनली 2 भी आता है वो भी सही है, क्योंकि देखिए 2 के पावर 0 का मतलब होता है 1, और 5 के पावर 0 किसी भी संख्या में 0 का पावर मतलब 1 होता है, 2 पे पावर 4 ही आ गया तो आप उसके 5 पावर 0 लिख सकते हैं, तो वो तो शांति हो जाएगा। इस तरह से चीज़ों को समझिएगा, मतलब आसान होता है, समझें, बस चीज़ों को सही से समझना जरूरी है। कहता है कि एक अशून्य परिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल है। एक अशून्य, अशून्य मतलब कोई संख्या है, यानी कोई संख्या 4 है और उसका कोई अपरिमेय संख्या गुना कर दीजिए आप उसको, तो वो क्या होगा हमेशा अपरिमेय होना है। आपको पता है परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़िए घटाइए गुना कीजिए कुछ भी कीजिए, वो हमेशा का हमेशा क्या होगा अपरिमेय ही देगा आपको रिजल्ट। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 12। तो प्रश्न संख्या 12 में है 45 तथा 60 का मौसा, यानी आपको 12 में क्या देखना है 45 और 60 का मौसा, यानी HCF है ना, इसको कहते हैं मौसा और LCM कहते हैं लसा। तो 45 है, चलिए 45 और एक क्या है 60। अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ में उपस्थित सबसे प्रत्येक उभयनिष्ठ में उपस्थित सबसे छोटी घात, मतलब अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ जितना भी होगा अभाज्य गुणनखंड उसके प्रत्येक उभयनिष्ठ में उभयनिष्ठ मतलब उसमें जो भी होगा उसका सबसे छोटा घात, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में होना चाहिए और सबसे छोटा घात होना चाहिए, और वहीं उसी का उल्टा वो होता है, उसके अलावा उसमें सब होता है LCM में। तो देखिए हम लिखते हैं 45 का सबसे पहले निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, 5 से लगाएंगे 5 5 45 और 3 से लगाते हैं 3, इसको लिख सकते हैं, और ये याद है इसको इस तरह से लिखना जरूरी है, ठीक है, तभी आपसे बन पाएगा। 5 पावर 1 हुआ और 3 पे पावर 2 है ना, ये बेसिक चीज़ें हैं, आप इसको समझिए। आप डायरेक्ट भी भाग दे के आप SCF यहाँ पे निकाल सकते हैं, और मैं अभी भी बता सकता हूँ कि इसका क्या होगा अंदाजे, वो ठीक बताते हैं, पहले आप बेसिक जानिए। और 60 का लिखिए, देखिए 2 से लगाइएगा तो 30, 2 से लगाइएगा तो 15, और यहाँ 3 से लगेगा 3 5 15 है ना, यानी ऐसे डायरेक्ट लिख दें 2 पावर 2 5 पावर 1 गुने 5 पावर 1, यानी इस तरह से। देखिए ये दोनों में कौन में कॉमन है, दोनों में हो सबसे छोटा घात हो, तो दोनों में क्या है 3, देखिए
दोनों में और 5 भी दोनों में है कि नहीं? देखिए, तो ये भी 3 भी दोनों में है, साथ में 5 भी दोनों में है। अब सबसे छोटा घात देखना है, उपनिष्ठ बहुपद सबसे छोटी घात, तो HCF क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 पे पावर 1 है, 3 पावर 2 तो छोटा घात लेना है, 3 पावर 1 लेना है, यानी 3, और 5 पावर 1 1 है, दोनों समान रहेगा तो 1 ले लेना है। चलिए, तो ये 5 तिया 15 हो गया आपका HCF, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी आप डायरेक्ट भी देखिए, जब भी ऐसा आ रहे तो आप देखिए कि इन दोनों में कौन ऐसा संख्या है सबसे अधिकतम बड़ी संख्या। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? अधिक बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में भाग लगा रहा हो। 5 से दोनों में लगता है, 10 से नहीं लगता दोनों में। 15 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 अधिकतम ऐसा संख्या है जो दोनों में भाग लगा रहा है, ठीक है? तो इस तरह से आप 15 पकड़ सकते हैं आसानी से, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। और एक और तरीका इस तरह से 60 लिखिए आप, जो बचपन में पढ़े थे, और आप इधर 45 से लगा दीजिए, 45 से कम 45, वही चीज़ होता है हर चीज़, है ना? तो यहाँ पे आपका जो बचा वो 15 बचा ना, और यहाँ पे आप 45, तो 15 तिया 45, और यहाँ पर जो मान आता है पता है आपको, यही आपका क्या होता है? HCF प्राप्त होता है। तो आपको जो सही लगता है, लेकिन ये आपको यूक्लिड बिहाइंड एल्गोरिदम हुआ, आवाज गुणनखंड द्वारा हुआ आपको। तो ये तरीका है आवाज गुणनखंड से बनाने का। अब चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 13। 13 नंबर प्रश्न में है कि पाई/3 क्या? देखिए, पाई/3, पाई/2 कुछ भी रहे, सीधा अपरिमेय पे लगाइए, है ना? वो अपरिमेय होता है। और देखिए, पाई अपरिमेय होता है, लेकिन पाई/60 जो होता है वो क्या होता है? परिमेय होता है। देखिए, तो वो कंसेप्ट है। देखिए, यदि f(x) बराबर इस तरह से है तो कहता है कि f1 का मान क्या होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें x का मान, f1 का मान क्या होता है। यानी जहाँ जहाँ आपको x है ना, वहाँ वहाँ क्या रखना होगा? 1 रखना पड़ेगा। यानी इस तरह से देखिए, 1 रख दिया, बराबर 1 का क्यों हो गया? यहाँ पे देख रहे हैं, -5, 1 का स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 ही डायरेक्ट लिख देते हैं, एक ही होना है, कितना भी कर दे पावर, 5 गुने 1 प्लस 4, यानी 1 माइनस 5 को 1 गुने 5, और ये 4 प्लस का 4 माइनस प्लस का 1, यानी 5 माइनस 5 बराबर 0, यानी कट गया, एज घटा दें, यानी f1 का मान क्या आ गया? 0। कहाँ लगा दीजिएगा? ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 14 सही। तो काफ़ी आसान था ये, मतलब इस तरह से आएगा। तो इस तरह से आप जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखिएगा, और अगर 2 रहता है 2 रखते, 3 रहते हैं यहाँ पर 3 रखते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये वाला प्रश्न चलिए देखते हैं, प्रश्न संख्या 15, जो कि काफ़ी आसान है ना? तो चलिए देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 में दिया गया है कि 0.7 पावर इस तरह से मतलब डैश दिया गया, रैकरिंग दिया गया है। देखिए, अगर रैकरिंग रहे या ना रहे, दोनों बनेगा। यानी देख लीजिए, आप इस तरह से चीज़ें रहे तो आप इसको हटाइएगा, दशमलव को जितना रैकरिंग है उतना बट्टा में 9 देना है, जितना पे रैकरिंग नहीं रहता उतना 0 देते हैं। तो यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। आप अगर शॉर्ट में चले तो इसको हटाइएगा दशमलव को, तो 7/9 आपका आंसर ये सही होगी। अगर आप बेसिक माने तो जो दिया रहता है उसे x बराबर मान लेते हैं 0.77, इसको 2 बार लिख लेते हैं, इस तरह से मान लेते हैं, और उसके बाद दोनों ओर 10 से गुना करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 10x बराबर 7.77, ऐसे आप कर दें, क्योंकि इधर आ गया दशमलव के बाद आप गुना आता है आपको, और समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं, तो देखिए 9x में से x गया तो क्या आएगा? मतलब 10x में से x गया तो 9x, और इस तरह से इसको घटाइएगा, इस 0 आ जाएगा, बचेगा क्या? 7 बचेगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 7/9। ये सब आपको बेसिक बात आता ही होगा, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये सब काफ़ी आसान है। अब देखिए प्रश्न क्या 16 देखते हैं। 16 में दिया गया है 8 पे पावर 0, 2 पे पावर 0, यानी किसी भी संख्या पे 0 का पावर, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया 1 होता है। 1 गुने 1 बराबर क्या हो गया? 1, यानी b। अब कह रहा है प्रश्न संख्या 17। 17 में क्या है जी? इसमें दिया गया आपको कि यदि a और b अवैध संख्याएं हैं तो a और b का लॉसा क्या होगा? यानी LCM, है ना? तो देखिए, ए और बी अवैध संख्या, तो ए का लॉसा क्या होगा? गुना ही करना पड़ेगा आपको, तो ए भी हो जाएगा, है ना? यानी अवैध संख्या मतलब 1 लीजिएगा, 3 लीजिएगा, इसका लॉसा कीजिएगा या मौसा, कुछ भी निकालिए, ए भी ही होना है, क्योंकि उसी में से ना आप निकालिएगा कॉमन। अगर मतलब ये निकालना रहता, हाँ, एक HCF निकालना रहता अगर, तो इसमें 1 हो सकता था, क्योंकि इसमें से आप कॉमन लेते तो 1 होता था, ठीक है? तो यहाँ ये क्या हो गया? इसका ए बी। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो ये तो आप जानते हैं, 23 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या जो मतलब प्योर के रूप में लिखा जा सके, ये तो नहीं है, ये तो ये भी अपरिमेय परिमेय, इससे ये गया, ये क्या बच गया? 2 बचा, तो 2 ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। तो काफ़ी आसान है ना? देखिए, अब देखिए क्या है प्रश्न संख्या
कहता है 65 और 117 का मौसा कितना है, मतलब 65 माइनस 117। देखिए 65 और इसका दोनों का पहले ये निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, LC मौसा, मौसा यानी किसका 65। अब देखिए समझिए तो गौर से यहाँ देखिए, इसे हम कर देंगे 65 और 117 है ना जी। तो देखिए एक बार में लगाते हैं, 65 लगा लिख दिया, क्या बचा आपके पास 52, घटा दिया तो 52 और आ गया 65 यहाँ। तो फिर एक बार में 52 एकम 52, क्या बच गया अपने पास, घटाया 13 बचा। तो फिर से आप मतलब 52 को यहाँ लाया तो 13 चौक 52, यानी आपको यहाँ पे क्या आ गया 13 ना। HCF क्या आ गया, HCF 13, यानी इसका HCF क्या दिया 65 और 117 का HCF यानी 13 बराबर क्या दिया है 65M माइनस 117, है ना। आराम से देखिएगा, समझ आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस प्रकार से आप पक्षांतर कीजिएगा। तो यहाँ फिर इसको इस साइड लाते हैं, लिखते हैं इस साइड लिखते हैं, तो इधर माइनस में आ जाएगा 65M, इधर बराबर माइनस 117 था, और इधर माइनस में आ जाएगा ये भी -13 था, माइनस 130 और ये माइनस 65M, यानी माइनस माइनस कैंसिल। तो M बराबर क्या आ गया, माइनस माइनस कट गया ना। तो M बराबर आपका हो गया 130/65, यानी 65 दूना 130, यानी M का मान आपके पास क्या आ गया 2। तो 2 है क्या ऑप्शन में, जी हाँ लगा दीजिए। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आप गौर से देखिएगा। तो अब कह रहा है क्या कि चलिए 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात ज्ञात कीजिए। थोड़ा चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या है, 2 है, 10 है और 20 है, इस दोनों मतलब लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, आता है। तो इसका मतलब इसका क्या होगा, 2 गुने 1 लिख सकते हैं, इसका अवयवी गुणनखंड पे लिखना पड़ेगा, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुने 5, और इसका 2 दूना 4, 4 पंचे 20। पहले तो LCM कहता है, LCM और CF का अनुपात कह रहा है, पूछा देखिए लॉस और मौसा का अनुपात। तो देखिए आप LCM क्या कहता है कि अवयवी गुणनखंड के उभयनिष्ठ में उपस्थित सबसे बड़ी घात। तो देखिए सब पर एक ही घात है, तो एक ठो लेंगे, LCM हम पहले निकाल रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ 2 लिख दिया, और साथ में इस ये भी तो दोनों में है। अगर HCF निकालते हैं तो तीनों में देखना रहता है कॉमन, लेकिन LCM निकाल रहे हैं तो 2 में भी मिला तो हम इसको ले लेंगे एक को, ठीक है। तो यहाँ ये ले लिया 5, और बचा क्या आपको ये वाला 2। उसके बाद जो बचा रहता है सबको लिखा जाता है, आपको पता है LCM में। तो देखिए एक एक लिख देते हैं, 8 दूना 10, 10 दूना 20, ये हो गया आपका। और अब निकालते हैं HCF। HCF क्या, अवयवी गुणनखंड के उभयनिष्ठ प्रत्येक मतलब अवयवी गुणनखंड के उभयनिष्ठ में सबसे छोटी घात, यानी सबसे छोटी घात क्या है, 2 पर एक ही है, तो ये पर एक ही लिखना है। तो दोनों का क्या कहता है अनुपात, यानी 20/10, यानी LCM बट्टे HCF है ना, अनुपात मतलब बट्टा में रखिए। तो 10 आ गया, 10:1। चलिए देख लेते हैं क्या ऑप्शन में, जी हाँ 10:1 ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। काफ़ी आसान था ना। चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है 4, और सबसे छोटी अभाज्य यानी 2 का गुणनफल होगा अभाज्य संख्या का मौसा होगा। तो देख लेते हैं, देख लीजिए, थोड़ा गौर से देखना था। सबसे छोटी भाज्य यानी 4, सबसे छोटी अभाज्य यानी अभाज्य संख्या का क्या पूछ रहा है, मौसा यानी HCF होगा। तो देखिए दोनों में क्या है 2 कॉमन, यानी इस प्रकार से आप ऐसे ही समझिए, 4 है 2 से लगाइएगा तो 2 दूना 4, तो यही ना आ गया, दोनों में कॉमन क्या है 2, तो 2 HCF क्या आ गया 2। तो काफ़ी आसान है। या फिर उबला विधि से देख लीजिए, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 1, तो दोनों में कॉमन क्या है यही ना, तो 2 ही ना होगा, इस पावर तो एक ही है तो बराबर रहेगा, तो एक ही लेना है। तो आसान है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 23, देखिएगा 23 नंबर प्रश्न भी काफ़ी आपको आसान दिख रहा होगा। देखिए कहता है 2 लगातार संख्याओं का मौसा होगा। 2 लगातार संख्या, देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा कि 2 लगातार संख्या यानी 1 2 लेना पड़ेगा, ये दोनों का मौसा क्या होगा, दोनों में कॉमन कुछ है नहीं, तो 1। 2 लगातार सम संख्या पूछेगा तो 2 4, तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों में 2 2 से भाग लग रहा है तो 2 होगा CF। 2 लगातार विषम पूछेगा
तो क्या हो जाएगा, एक ही होना। दो लगातार अभाज्य पूछेगा, यानी देखिए 3 है तो 2 लीजिएगा तो 3 लेना पड़ेगा, 2 3 और 5 लें तो सब में क्या है, कोई कॉमन है नहीं है, कॉमन तो एक होता है एचसीएफ, ये एक होगा। देखिए इस तरह से कहीं ना कहीं एक ना एक प्रश्न जो है आ जाएगा आपको बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा। लगातार का एक होगा, सम का 2 होगा, देख रहे हैं 2 ही है, और विषम का एक ही होना है, और अभाज्य का एक ही होना है, थोड़ा देख लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं इसका। कहता 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ जगह है ना, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। यहाँ देख लीजिए 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड कितना है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं पहले 5 से, तो 5 एकम 5 डबल 0 5 एकम 5, सॉरी इस तरह से। अब देखते हैं 7 से लगेगा क्या, ओहो इस तरह से 7 से लगाते हैं तो 7 एकम 7 क्या बचा, 3 बचा ना, 7 चौके 28, इस पे बचा 2 7 3 21, यानी क्या आ गया 143, यानी आप 13 से लगाते हैं इस प्रकार से। अगर आप यहाँ लाइए 143 लिख देते हैं, यहाँ पे क्या आप लगाते हैं 13 से, 13 एकम 13 और बचा क्या, 1 13 एकम 13, अब 11 तो 11 एकम 11 ही, यानी 1 2 3 4, तो कितना हो गया 4 ठोक, मतलब अभाज्य गुणनखंड हुआ 5005 का। यहाँ देखिए 5 होगा 7 होगा 13 होगा 11 होगा, तो 4 ठो नहीं हुआ। अब इस आप भी तो दे सकते हैं ना, ये तो आसान प्रश्न है ना, आप कर सकते हैं, काफ़ी आसान है चीज़ें, तो है ना। चलिए देखते हैं कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। देखिए ये प्रश्न को थोड़ा हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखिएगा इस प्रश्न को हम बनाते हैं। दो अंकों की संख्या कितनी संख्या ऐसी, आप तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप डॉट 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 लिख के भी लिख सकते हैं कि दो अंकों की संख्या कितनी है जो 3 से विभाज्य है। धीरे धीरे, यानी पहला दो अंक कहाँ से स्टार्ट होता है, पहली बार 10 से, तो पहला 11 नहीं, 2 से 3 से नहीं करता, और 12 करता है। जी हाँ, एपी बना लिए, एपी वाला चैप्टर पढ़े होंगे ना, तो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए तो ये है, आप मैं कॉन्सेप्ट पे निकाल रहा हूँ, आप लिख लिख के भी लिख सकते हैं कितना है। दो अंकों की 99 तक लिखना पड़ेगा, तो 13, उसका बाद गिनना पड़ेगा, तीसरा क्या है 15, उसका बाद 18 कटना, डॉट 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 लास्ट 99, 33 99 कटना 3 से। तो यहाँ देखिए ये हो गया A12, डी आपको पता है, यानी एन पूछ रहा है कितनी संख्या है, 15 माइनस 12 बराबर क्या हो गया 3, और ये ए एन अंतिम पद क्या दे दिया आपको, ए एन बराबर 99। आप जानते हैं ए एन बराबर फॉर्मूला पता होगा, एन एन पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से आप निकालिए, एन क्या है 99 है, और ए का मान क्या है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी सॉरी डी कितना है 3 ना, तो 99 यहाँ है, और बराबर 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3, तो यहाँ चलाते हैं, इस पर लाते हैं 12 को, तो देखिए माइनस में आ जाएगा, बराबर क्या बचा एन माइनस 1 इंटू 3, यानी गुणा भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास क्या बचा, 9 में से 2 गया तो 7, और ये क्या बच गया 9 में से 1 गया तो 8, और इस प्रकार से 3 को भी ले आते हैं यहाँ, और बचा क्या एन माइनस 1, तो भाग देते हैं 3 दूना 6, बचा क्या उसमें 3 नंबर 27, और एन माइनस 1 यानी 29 है, प्लस में आ गया एक यहाँ, तो कितना आ गया इनका 30। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को हल कर सकते हैं, मतलब 2 से कितने, दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य होंगी, यानी 30 आप लिखिएगा, उसके बाद लिख के गिनिएगा, उससे अच्छा तो ये ना तरीका है ना। इस तरह से प्रश्न या तो एपी में नहीं तो वास्तविक संख्या में एक रहेगा ही, तो थोड़ा सा ध्यान से आप चीज़ों को देखिएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या, अच्छा विदो संख्याओं का गुणनफल कितना है, यही वाला, ये वाला तो आपको पता है, यानी ए गुने बी, दो संख्याओं का सी एफ बराबर कितना दिया है, दो संख्या गुणनफल इतना दिया है, उसके बाद उसका मौसा 17 दिया है। तो क्या कह रहा है एलसीएम निकालने के लिए, तो क्या दिक्कत है लिखिए, तो यहीं पे तो है 8, ये दिया, दोनों का गुणनफल क्या था 86 70 बराबर एलसीएम निकालना है ना, उसको ले आते हैं 17 पंचे, भाग देते हैं 17 पंचे 85, है ना, और तो इसमें क्या बचा एक बचा, तो 17 एकम 17 ये वाला 0, यानी 510 कर तो गया, यहीं पे आ गया आंसर। तो इस प्रकार से तो ये सब आसान प्रश्न है, और ये वाला तो आपको पता ही है ना, बना सकते हैं ना आप, ये वाला 2 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात वाला भी पढ़े, चलिए फिर भी देख लेते हैं। तो 27 में कह रहा है क्या कि 6 है और 8 है और साथ में 22 है, तो ये सब का लॉ सब मतलब लिखते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, इसको क्या है 2 गुने 3 अभाज्य गुणनखंड होगा, यानी इस पे एक है ना, 2 गुने 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी इसको लिखेंगे 2 पावर 3, यानी इसको एक बार लिख देते हैं तो आपको समझ में ज़्यादा बेहतर आएगा।
और 2 गुणित 11 यानी 2 पे पावर 1 गुणित 11 पावर 1। तो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो एलसीएम मतलब क्या, अभाज्य गुणनखंड के अवशिष्ट में उपस्थित सबसे बड़ी घात जो सब में हो सबसे बड़ी घात वाला लेते हैं। तो ये दो तीनों में यानी 2 पावर 3 लेंगे। उसके बाद जो बचा सबको लेंगे, है ना। उसके बाद ये बचा 3 और 11, 3 और 11 यानी ये 8 हो गया, 8 3 और 11 और त्रिके 24 और 11 गुना करते हैं। 11 चौक 44, हाथ में कितना 4 आ गया, 11 दूना 22 26, 264। और अब देखते हैं HCF देख लेते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड के प्रत्येक अभिनिष्ट में सबसे छोटी घात 3, 2 सम में है, सबसे छोटी घात क्या एक ही ना है, तो 2 आ गया। इन दोनों का अनुपात देखते हैं। LCM बट्टे HCF देखना है तो 264/2 यानी भाग दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, ये 3 और ये 2, 132 अनुपात नीचे में 1 बचेगा, 125 अनुपात 1 देख लेते हैं क्या है ना, 1। तो जी हाँ, ऑप्शन में तो होना ही चाहिए। एंड देयर शुड बी हैज़ बीन गिवन 132 अनुपात ए में है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या, अब देख लेते हैं थोड़ा सा 96 नंबर प्रश्न को देखते हैं। काफ़ी आसान है और शानदार प्रश्न है, सॉरी 96 में बोल रहा हूँ। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड यानी 96 लिखिए इस प्रकार से, 2 से भाग दीजिए। चलिए 2 चौके 8 है ना। अब क्या बचा है ना, 2 चौके 8 नहीं हुआ, हाँ, इसमें क्या बचा आपको 1, तो 2 मतलब 48 दूना 96 और 2 से लगाते हैं तो ये हो गया 4, 2 से लगाते हैं 12, ये 2 से लगाते हैं तो ये 6, 2 से लगाते हैं तो ये 3 यानी 1 2 3 4 5 यानी 2 पे पावर 5 गुने 3 पे पावर 1 यानी 2 पे पावर 5 और 3 कहीं है क्या, ये हाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए काफ़ी आसान और काफ़ी शानदार प्रश्न आ रहा है हम लोग, और बहुत मज़ा आ रहा है बनाने में। देखिए प्रश्न से कि आप क्या देखते हैं 29। तो 29 देखिए, कहता है 0.3 का परिमेय रूप लघुत्तम होगा। इस पर भी ये रेकरिंग दिया हुआ है प्रश्न में, वैसे भूल गया है लिखने के लिए, भूला गया है। तो देखिए लिखा गया नहीं है यहाँ पे, भूल गए हम लोग। तो देखिए परिमेय संख्या का लघुत्तम रूप होगा, वही आप पहले ही हम बेशक बताए हैं कि आप ये है, इस पे रेकरिंग है, जितना रेकरिंग है उतना 9 दीजिएगा, 3/9 यानी भाग दीजिए, 3 3 9 यानी 1/3 है ना, 1/3 है क्या, जी हाँ सी ऑप्शन सही। काफ़ी आसान रहता है ये सब प्रश्न, और ये तो आप जानते हैं परिमेय और अपरिमेय को जोड़े घटाए गुना करे क्या होगा, अपरिमेय होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं काफ़ी आसान है। 31 नंबर देखते हैं, परिमेय संख्या कौन है। तो परिमेय संख्या देखिए इसमें निकल गया ना 4, तो आसान है कि नहीं। 0 और 50 के बीच, ये वाला भी क्या है अभी जो बताया गया है उसी वही वाला प्रश्न है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या, तो देखिए पहला विषम संख्या क्या होगा, 0 से स्टार्ट करते 1, दूसरा 3, तीसरा 5, डॉट 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 विषम संख्या कहाँ तक जाएगा, 49 तक। यानी ए का मान क्या हो गया 1, कितनी मतलब एन पूछ रहा है। और डी का मान क्या हो गया 3 - 1 = 2, यानी ए एन क्या हो गया आपका 49, है कि नहीं। आप जानते हैं सूत्र, ए एन बराबर अनुपात ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पता है ये क्या है दिया हुआ आपको 49 दिया गया है। ए क्या है आपको 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 2 है। तो 49 प्लस इधर लगेगा 1 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, सॉरी माइनस में आ जाएगा, और एन माइनस 1 इंटू 2 है, तो यहाँ क्या बचा 48 है ना, 48 बचा ना, और बराबर एन माइनस 1 इंटू 2, ठीक है ना। तो 48 तो है ही, और अपने पास बट्टा में क्या गया बोला 2 और बराबर एन माइनस 1, ठीक है। तो अब देखिए काट दीजिए, 24 आ गया और बचा एन माइनस 1। तो अब हटाते हैं, एन रहने देते हैं, तो 24 है प्लस में आ गया यानी 25। तो आप किसी भी प्रकार से सॉल्व करें आ जाएगा, नहीं तो गिनना पड़ेगा आपको, है ना, गिनिएगा जो सही लगता है आप कीजिए। लीजिए ये 25 आ गया। आप देखते हैं फिर से अनुपात पूछ रहा है जी, चलिए देख लेते हैं एक बार और। तो प्रश्न संख्या 33 में कह रहा है क्या कि इसका अनुपात देखना है, किसका, 5 और 15, 5 15 और 20, 5 15 20 सेम चीज़ें। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 1, 3 गुने 5 लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5, 2 दूना 4, 2 दूना 5, यानी इसको 5 पर 1 गुने 1, 3 पे पावर 1 गुने 5 पावर 1, और यहाँ 2 पावर 2 गुने 5 पावर 1। तो एलसीएम क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड की अवनिष्ठ में उपस्थित सबसे बड़ी घात
जो प्रत्येक में हो, जो दुइयों में होगा उभयनिष्ठ होगा, बस वो हो गया। तो वो देखिए इसमें कौन उभयनिष्ठ है सम में जी, तो देख लेते हैं 5 सम में है, तो 5 पार 1 बराबर ही ये सब थे। उसके बाद जो बता है सब आता है, ये बात जान लीजिए। 2 पार 2 गुने 5 3 पार 1 यानी 5 गुने 4 गुने 3 बिस्तिया 60, नहीं 5 का बिस्तिया 60। अब क्या होगा इसका एच सी एम आगे एच सी एफ अगर हमें निकालना है तब क्या करने लगेंगे हम, तो एस सी एफ निकालने के लिए अपन इस सब में देखेंगे सबसे अभाज्य गुणनखंड के में सबसे छोटी घात यानी 5 ही तो है। तो अब देख लेते हैं एल सी एम बट्टे एच सी एफ यानी क्या निकाला है आपने, ये देखिए 60 है और ये 5 यानी 60 बट्टे 5 यानी 12 पंचे 60, एक हो गया नीचे में 5 का 5 12:1 देख लेते हैं क्या ऑप्शन में 12:1। जी 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 अब डी निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय है। जी हाँ 121 से 11 का आ गया ना, ये बाहर निकल गया, तो ये हो गया आपका परिमेय। तो थोड़ा सा गौर से प्रश्नों को देखा जाता है, आप आसानी से देखिएगा गौर से तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्नों को। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 35। तो चलिए देखते हैं 35 में क्या है। दो संख्या ए और बी यानी बी की जगह पे दिया हुआ 18, इतना समझिए। लौसा कितना दिया 36, तो मौसा 2 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से देखिए, आप जानते हैं ए गुने बी बराबर क्या होता है, एल सी एम गुने एस सी एफ होता है कि नहीं होता है। तो ए गुने बी यानी ए और 18 का लौसा यानी 18 ये दिया है, और एलसीएम क्या दिया आपका लौसा ये 36 दिया गया है, और ये क्या दिया गया है 2, तो आपको निकालना ए है ना। तो लीजिए ए रहने देते इस तरह से, 36 गुने 2 बट्टा में कर देते हैं आपको 18, तो 18 दूना 36 बचा, 2 गुने 2 बराबर 4। आसान था कि नहीं बताइए, तो ये वाला सही हो गया आपका। कहता है यदि P और Q दो 36 नंबर दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। तो अभाज्य P और Q अभाज्य संख्या यानी 2 और 3, इसका मौसा क्या होगा यानी एलसीएम क्या होगा, दोनों में कोई कॉमन नहीं, तो एक होगा इसका। सीधा सीधा जाइए एक पे, काफ़ी आसान है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी 4 का गुणनफल ही कह रहा था, तो 8 लीजिए, काफ़ी आसान है ना। काफी आसान है, बनाइए। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा क्या है अभाज्य संख्या है। तो 29 देखिए, और यहाँ देखिए 3 दशमलव क्या लिखा हुआ है 2 7 पे कहीं लिखा हुआ है, तो ये क्या है, तो देखिए ये क्या है, या एक पूर्णांक तो नहीं है, क्योंकि वो 0 से माइनस वाला सब संख्या, इस पे ये सब कैसे हो सकता है, दशमलव वाला कोई परिमेय, तो परिमेय है जी हाँ। एक प्राकृत संख्या सिंगल संख्या, और परिमेय तो है ही नहीं। और परिमेय संख्या रूट से बाहर वाला एक ही संख्या होता है, जैसे देखिए 1 है 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, मतलब कोई भी संख्या एक बढ़ रहा हो जिस पर बार भी नहीं लगा सकते, यानी कि रेकरिंग भी नहीं लगा, वही अपरिमेय होता है। इस तरह की चीज़ें तो सब जो भी होगा सब परिमेय होगा बाहर का। आपको तो परीक्षा में आएगा। अब किसी पूर्णांक के लिए सम विषम आया था ना, यहाँ सम देख रहे हैं, तो मतलब m की जगह पे कोई ऐसा कोई भी संख्या रखे उसको सम कर दे, मतलब विषम रखे या सम रखे उसको सम कर दे। यानी दो संख्या आप एक दो रख के देख लीजिए, क्योंकि एक सम होता विषम होता है वो सम होता है। यहाँ एक रखिए, तो एक रखिएगा तो क्या हो जाएगा 3, तो ये तो गया, बात खत्म, इसको छोड़िए। इस पे देखिए, यहाँ पे रखिए आप 1, तो 1 2 + 3, ये भी छोड़िए, यहाँ पे रखिए, क्योंकि देखिए ना विषम में आ रहा है ना। एक रखिए यहाँ पे पहले, तो एक रखिएगा 2, एक रखिएगा तो 2 आएगा, क्योंकि 1 दूना 2, मतलब 2 गुने 1 2, अब 2 रखिए दूना 4, देखिए ये क्या आ रहा है सम आ रहा है, क्योंकि देख लीजिए। अब फिर से कुछ 3 रखिए, 3 दूना 6, आप 4 भी रखिए, 4 दूना 8, 5 रखिए 5 दूना 10, कुछ भी रखिए सम ही आ रहा है। तो यही होता है, इस तरह से आप समझिएगा चीज़ों को। यहाँ देखिए आप रखिएगा 1 तो हो जाएगा 1 - 1 0 हो गया, यानी 2 रखिएगा तो 3 हो जाएगा, तो ये सब गलती है। तो इस तरह से आपका सी सही है। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय है, ऐसे समझिए ना। परिमेय है, ये लीजिए ना 9, ये निकल गया 8, ये आ गया बाहर 9। तो देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी शांत दशमलव प्रसार किसका है, जिसका 2n गुने 5m के रूप का हो, है ना। तो ये आपको पता है, आसानी से बता सकते हैं। देखिए ना इस पे आ रहा है ना, 2 × 3 लिखिए ना, आपको पता है कि 5 × 0 का मतलब भी क्या होता है 1 होता है, तो ये तो है ही, यही हो गया। क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड देखना है, 2n गुने 5m करो, ये तो होगा। इसमें 3 आ गया, बातें खत्म। इसमें 3 7 आ जाएगा, बात खत्म। इसमें जो है 3 4 आ जाएगा, बात खत्म हो गया। अब देखिए ये क्या कह रहा है, 6/15 का दशमलव प्रसार है, 15 है ये,
तो ये तो अशांत है ना, 3 आ गया ना, इसमें 3 आ जाएगा ना, 3 गुने कुछ आ जाएगा, 3 गुने 5, तो ये तो है नहीं, 3 आना ही नहीं चाहिए, कोई भी संख्या आना ही चाहिए, 5 और 2 के अलावा कुछ आना ही नहीं चाहिए इसका हर अभाज्य गुणनखंड। ये देखिए परिमेय अपरिमेय के साथ जोड़े, घटाए, गुना करे, कुछ भी करे, कोई भी संख्या, ये अपरिमेय आना है। 45 निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है, यानी ये तो परिमेय है, ये भी परिमेय है, निकलेगा एक, तो ये देखिए ये क्या है? ये अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय है, अपरिमेय है, सॉरी, ये क्या है? अपरिमेय है। तो चलिए आप देख लेते हैं प्रश्न संख्या 46, 50 प्रश्नों का लेते हैं। तो इसमें दिया गया 46 में निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या तो देख लीजिए 11, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी? दो परिमेय या दो अपरिमेय पूछे, कुछ भी पूछे, अनंत होगा, बहुत सारी। तो दो परिमेय यानी दो, एक परिमेय 5 ले लीजिए, एक परिमेय 6 लीजिए, इसके बीच भी तो है संख्या 5.1, 5.2, 5.3, कुछ भी, मतलब बहुत सारा है। अपरिमेय भी लीजिए, उसके बीच भी बहुत कुछ होगा। तो परिमेय पूछे, अपरिमेय पूछे, अनंत होना है। 11/15 का दशमलव प्रसार है, अशांत, सीधा सजानी है ना, 3 गुने 5 आना है। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय नहीं है ना, तो ये तो हो गया 18, ये तो निकलेगा 8, ये 6, ये तो निकल जाएगा बाहर, 0.5 हो जाएगा इसका, और ये जो है मतलब ये तो 9 और मतलब आपका 7 और 3 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, मतलब अपरिमेय पूछ रहा है तो अपरिमेय ये हो जाएगा ना, क्योंकि इसका 8 और इसका 6 तो निकलेगा ना। यह एक क्या है? √2, तो पता है आपको, सिद्ध करने के लिए आता है परीक्षा में, तो ये नहीं पता रहेगा आपको अपरिमेय है सो। तो 51 में चल देख लें क्या, 2 मिनट और इधर ही। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा होता है, तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा यानी कितना हो जाएगा? एक ही ना होना है, क्योंकि 2 ले या 2 से अधिक ले, मतलब 2 ले, 3 ले, 5 ले, सबका HCF क्या होना? एक ही होना। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या है, हाँ 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 हाँ, यहीं पर होना चाहिए, ये √2 होना चाहिए, सही करता तो 2 आता है, तो यही आपका, यही ऑप्शन सही होता। दो क्रमिक सम संख्या का HCF आप भी बताए हैं, दो क्रमिक सम संख्या यानी 2, 4, दोनों में क्या है? 2 से भाग लगा 2, ठीक है। तो 53 प्रश्न हम लोगों ने कर लिया। चलिए देख लेते हैं 55, 56 देख लेते हैं, 54 में देख लेते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए और बी का मौसा और लौसा निम्नलिखित में कौन होगा? तो ए और बी के लिए ए गुने बी होता है, आपको पता नहीं है, ये वाला तो सूत्र होता है, ए गुने बी बराबर LCM गुने HCF, तो ये है, ठीक है। कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में परिकलन करने का विधि है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात किया जाता है? मौसा ज्ञात किया जाता है, यानी LHCF ज्ञात किया जाता है। पाई क्या है? पाई का परिमेय संख्या है। चलिए आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच, और हम लाएंगे और 100 प्रश्न पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।